जाएंगे, हम कर जाएंगे। और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा, हम डर जाएंगे। कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे। रीजन लगा के गणित की जी के इंग्लिश में हम फरमाएंगे। कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे। और हर पेपर में मार के फटे एसएससी से तर जाएंगे। कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे। कुछ कर जाएंगे, कर जाएंगे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अराउंड 24/7 पे। आपकी पूरी टीम आज आपके साथ यहाँ पर है। पेपर 1, पेपर 2 की सबसे बड़ी हस्तियाँ आज इसी चैनल पर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तो मैं एक एक करके अपने सभी टीचर्स को यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ। इकोनॉमिक्स से शिवानी मैम, म्यूजिक से दीपा मैम, पॉलिटिकल साइंस पुनीत सर, प्रभा मैम फ्रॉम सोशियोलॉजी, शिवम सर हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी अंजलि मैम, दिपेश डॉक्टर दिपेश फ्रॉम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से कनुप्रिया मैम। इसी के साथ साथ पेपर 1 की फैकल्टीज को तो खास इज्जत। इसी के साथ साथ नेक्स्ट इन लाइन टू बी अ प्रोफेसर, जिन्होंने अभी अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने मेंस को क्वालिफाई करके जो इंटरव्यू तक पहुंच गए, बहुत ही जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रास्ते में है, मोनू सर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से। और मैं हूं आपकी अपनी ऐश्वर्या पुरी। लेकिन आज यहाँ हम 1 से 2 लोगों को मिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमी यहाँ पूरी एक ही शख्सियत कर देंगी। पेपर 1 80+ सब्जेक्ट्स में कॉमन रहता है, तो वो जो 8 से 10 लाख विद्यार्थी हर सेशन हर साइकिल इस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, उन सब के लिए कंबाइनिंग फैक्टर, कॉमन फैक्टर पेपर 1 फैकल्टीज हमारे साथ डॉक्टर मसरूर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको आज यहाँ पर अभिषेक सर की कमी को भी पूरा करना है। तो ज़रूर करेंगे पूरा। और हमें उम्मीद है कि अभिषेक सर भी ये लाइव सेशन देख रहे होंगे। हम सब मिस कर रहे हैं, मगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी लाइव आ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग आपके साथ यहाँ पर पूरी फैकल्टी, हमारी जितने भी पेपर 2 चलते हैं सारी फैकल्टीज़ और पेपर 1 के हम सब आपके साथ इस वक्त प्रोफेसर साहब के पार्ट 2 वर्जन 2 में है। बिल्कुल। आज के इस इवेंट को हमने स्टार्ट किया एक बहुत ही प्यारी सी प्रेयर के साथ। दीपा दीदी ने हम सबको यहाँ पर सरस्वती माँ, जो कि म्यूज़िक, नॉलेज और विजडम की देवी हैं, डेटी हैं इन दी हिंदू माइथोलॉजी, उनकी प्रेजेंस को आज हमने यहाँ पे इन्वोक किया है। बिकॉज एक बात तो समझ आ गई है कि वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं हो सकती जहाँ सरस्वती नहीं है। तो सबसे पहले सरस्वती माँ की पूजा करके उनकी प्रेजेंस को इन्वोक करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में हम अपने जीवन में लक्ष्मी माँ का भी आगमन कर सकें, उन्हें भी वेलकम कर सकें। और ये हम करेंगे कैसे? ये हम करेंगे उस पोजीशन पे पहुंच के जो मेरे हिसाब से सिर्फ इस देश की ही नहीं, इस पूरी दुनिया की सबसे हाईली रेप्यूटेड जॉब है, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ एक टीचर ही नहीं है, ये वो फैसिलिटेटर है जो आपके जीवन को मार्गदर्शन देता है। ये वो हैं जो आपको सही से गलत के बीच का फ़र्क बताते हैं। ये सिर्फ आपको पढ़ा ही नहीं रहे, ये आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं, आपको लायक बनाते हैं इतना सशक्त बनने के लिए कि आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रख सकते हैं। अब ये होगा कैसे? कैसे आप या आप बनेंगे प्रोफेसर साहब?
ये जानने के लिए इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए। मैं स्टूडेंट्स के मैसेजेस देख सकती हूँ, एक बार फटाफट अपने अपने सब्जेक्ट ज़रूर हमें बता दीजिए कि हमारे साथ आज किस किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट करंटली हम हमारे प्लेटफॉर्म पे कवर नहीं कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका टीचर आप नया देखना चाहते हैं, ये भी बता दीजिए। सो अब एक एक करके शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के साथ। सो सबसे पहले कौन है प्रोफेसर साहब? मैं मोनू सर से शुरू कर लेती हूँ, बिकॉज मोनू सर ने अभी अभी इस बहुत ही बड़े पड़ाव को पार किया है। और HPSC में सर नेट पहले आपने क्वालिफाई किया, हर TGT PGT एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रीलिम्स और अब मेंस। तो आपका सपना था हमेशा से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का? मैम सच बताऊं तो सपने तो हमारे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर हमारे मेंटर बड़े हो ना तो वो लाइक ऐसे देखते हैं जैसे बर्ड आई व्यू होता है ना। तो हम अगर मान लो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो हम सिर्फ उतना देख सकते हैं जितने पे हमारी नज़र पहुंच सकती है, और कोई अगर आसमान में बैठा हुआ है तो वो उतना देख सकता है जितनी हमारी कभी आंखें पहुंच ही नहीं सकती उतनी। तो हमारे मेंटर्स ने सदा ही हमें गाइड किया है और उन्होंने ही यहाँ तक पहुँचाया है। तो आज भी मेरे मेंटर उतने ही आदरणीय, उतने ही सम्मानीय, आज भी मैं उन्हीं से राय लेते रहता हूँ। चाहे मैंने 2 अक्षर पढ़ लिए हों चाहे ना पढ़े हों, लेकिन फिर भी मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो उनसे ज़रूर आशीर्वाद लेता हूँ। मैम कोई भी क्लास मेरी बड़ी क्लास होती है, चाहे 12 घंटे की चाहे 24 घंटे की, तो मैं आज भी अपने प्रोफेसर्स का आशीर्वाद लेता हूँ, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेता हूँ। उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। तो कौन है प्रोफेसर साहब? देखो आज का सेशन कोई ऐसा मामूली सेशन नहीं है। हर कोई चाह रहा है, हर कोई मतलब जो भी पढ़ा रहा है वो यही चाह रहा है कि सारे बच्चे हमसे पढ़ें और सब बच्चे हमारे पास में आ जाएं। लेकिन एक ईमानदारी और एक हकीकत तो ये है कि हम आपको गाइड करने आए हैं, यहाँ पर मेंटरशिप देने आए हैं। क्योंकि पेड क्लास चलो हमारी भी चलती है, लेकिन आपको 365 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं होता होगा जहाँ यूट्यूब पे आपके पास में क्लास अवेलेबल ना हो, जो एक एजुकेशन के फील्ड में अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो इस चीज़ से आपको सीखना चाहिए। पेपर 1 की क्लास आपको 12-12 घंटे 24-24 घंटे अवेलेबल रहती है, हमेशा अवेलेबल रहती है। 12 घंटे की लगातार क्लास ली थी मैडम, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपका UGC नेट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक तो कहाँ बन पाओगे। तो अभी भी मैम 256 बच्चों का होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 170 बच्चे मिल पाए HPSC को, केवल 170। 2 गुना ले रहे थे लेकिन 170 बच्चे ही मिल पाए, जबकि सारे नेट क्वालिफाई थे। तो वो कहीं ना कहीं मेंटरशिप आपके ऊपर रहनी चाहिए, तभी जाके आप सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाओगे। और बाकी प्रोफेसर्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। कौन है प्रोफेसर? वो आप ही लोग हैं। आप लोग खाली एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं, आप लोग जब एक शॉर्ट्स डला हुआ है इसी चैनल पे जाके देखना, जिस पे ना अड्डा लिखा हुआ है, ना हमारे पेड बैच का कोई प्रमोशन है, ना किसी टीचर का नाम है, ना वो फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है, वो भी नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10,000 व्यूज़ उस पे अभी तक हो गए उस पर। लेकिन वो एक इमोशन है कि जब आप JRF क्वालिफाई करते हो और आप अपनी मम्मी पापा से जब बात करते हो तो क्या वो दिल से निकल के आती जो भावना, वो आप एक बार जाके देखना, तब आपको पता चल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें और भी है जो शेयर करते रहेंगे हमारे टीचर्स हमारे साथ में। तो वो मूवमेंट के लिए वो है प्रोफेसर, जो मूवमेंट आप शेयर करना चाहते हो अपने पेरेंट्स से, जिन्होंने एक एक कण एक एक रुपया पैसा इकट्ठा करके आपने अगर पेड बैच लिया है या आपकी डिग्री में भी बहुत लाखों रुपए खर्च हुए, तो वो पैसा आप लौटा पाएं इसी जन्म में, वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर आप ही लोग हैं। तो प्रोफेसर तो मैम और भी बहुत सारी डेफिनेशन है। अल्टीमेटली वो 5 महीने की मेहनत जो आपको नेट और JRF क्वालिफाई करवाती है, वो है प्रोफेसर। तो बस मैम यही है। बहुत खूबसूरती से सर आपने बताया। आज के सेशन में हम, अगर आप अभी तक क्लियर नहीं है ना कि मास्टर्स कर रहे हैं और कर लिया तो अब आगे क्या करें, तो उसकी गाइडेंस भी आपको आज के सेशन में मिल जाएगी। नेट क्वालिफाई करने के बाद किस तरीके के करियर ऑप्शंस रहते हैं ये भी पता लग जाएगा, प्लस नेट क्लियर करने के लिए क्या करना है ये भी, बिकॉज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अंडर 24/7 हर पासिंग साइकिल के साथ अपने रिजल्ट्स को 2 गुना पे तिगुना किए जा रहा है। डबल ट्रिपल करके हम एक्सपोनेंशियली अपने रिजल्ट्स और JRFs के नंबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर आपका सपना है एक अच्छी इज्जत वाली नौकरी लेके अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करने का, तो यही वो जगह है।
तो थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें भी आपको आज यहाँ इस सेशन में पता लगेंगी जो आपको पहले से नहीं पता थी, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि एक टीचर सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो एक फैसिलिटेटर भी है। साथ ही साथ यूजीसी अब चाह रहा है, इनफैक्ट पिछले कई सालों से यूजीसी टीचर के रोल में, लेक्चरर के रोल में एक रिसर्चर को भी बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए रिसेंटली आपने देखा होगा एक चेंज भी हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम में, जहां पीएचडी ओनली कैटेगरी को भी ऐड किया गया है। इस कैटेगरी और पीएचडी के स्कोप के बारे में और बात करने के लिए मैं उन लोगों को बुलाना चाहती हूं जो हमारी टीम से हैं, जो पीएचडी ऑलरेडी कर चुके हैं या पीएचडी में एनरोल्ड हैं। सो पुनीत सर, आप से निमंत्रण है कि आप आ जाएं। डॉक्टर मसरूर सर, डॉक्टर दीपेश, थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले पीएचडी का आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है एक मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए? मैम, मुझे लगता है पीएचडी में एनरोल करने से पहले सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो तो ये होता है कि आपको मास्टर्स में जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है 55% की, वो क्वालिफाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, पीएचडी का इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे, क्योंकि आप जब तक पीएचडी नहीं करते हो तब तक वो एक ऑथेंटिकेशन नहीं आता है, क्योंकि यही एक डिग्री है जो आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाती है। और प्रोफेसर तो आप नेट क्वालिफाई करके भी बन जाते हो, लेकिन उसके बाद भी पीएचडी करना ज़रूरी, क्योंकि आपका जो आगे प्रमोशन है, आपकी करियर की जो ग्रोथ है, वो पीएचडी पर ही डिपेंड करती है। तो पीएचडी का जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट रोल तो है। राइट सर। तो सर, जब से पीएचडी का एक कैटेगरी ऐड हुआ है यूजीसी नेट के एग्जाम में कट ऑफ वाइज और तैयारी वाइज क्या बदलाव हुआ है? बिकॉज पहले नेट तक पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, अब स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एटलीस्ट वो उस स्कोर तक पहुंच जाए जिसमें पीएचडी हो रहा है। कट ऑफ पे इसका क्या असर है और स्टूडेंट्स तैयारी में इसको कैसे पॉजिटिवली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? मैम, 3 कैटेगरी में बांटने से फ़ायदा भी है और कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स भी हमके देखने को मिले, लेकिन हम फ़ायदे की बात करेंगे जहाँ पे हमें फ़ायदा दिख रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जो नेट क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन उनका जो ये होता था कि भाई उनको इसी इंस्टीट्यूट में लेना है, कि हमको फिर डीयू में ही लेना है, ठीक है, हाँ बीएचयू से ही करना है, मगर वो छट जाते थे उस वक्त। अब यहाँ पे अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर हम पीएचडी ऑनली की बात करते हैं, तो अब उनके पास एनटीए का एक सर्टिफिकेट हो जाएगा जो एक उनको वीज़ा की तरह काम करेगा, वो इजीली उनको एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरी रही बात जो नेट और जेआरएफ की कैटेगरी की है, तो ये तो बड़े अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें कुछ भी अभी हम बोल दें, पता चला नेक्स्ट टाइम वो बच्चे भी ज़्यादा बढ़ जाए, रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा हो जाए और कट ऑफ कुछ का कुछ हो जाए। वो दोनों अपनी निर्णायक रही है हर दौर में, चाहे वो 2014 का एग्जाम हो, चाहे 17 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे पैटर्न चेंज होने वाला हो, हमेशा से ये दोनों रहे हैं, बड़े मज़ेदार रहे हैं। जो ये यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो एक नेक टू नेक मार्किंग रहती है, ये बड़ा मज़ा आता है देखने में भी। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको इसमें चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुश हैं इस बात से कि सर चलिए ठीक है, नेट निकल गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार हम जेआरएफ कर लेंगे, एक ही 2 क्वेश्चन की बात है। तो वो अपने आप में भी एक इंजॉयमेंट आने लगता है। तो और जब हम इस तरीके से किसी पढ़ाई को, किसी कोर्स को, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपने अंदर जब हम लेके चलते हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होता है। हम वजन ढो ही रहे हैं, जब इतनी टेंशन ढो रहे हैं तो थोड़ा सा और लेके चलें, ठीक है, और इससे हमारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी मोनू सर ने भी बात करी, पुनीत सर ने भी, और ऐश्वर्या में भी लगातार आपसे जुड़ी, ये सब बात कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब से जाके मिलती है। वो हमको लास्ट में पता चलेगा कि क्यों हमने ये इधर उधर की बातें की थी। आपको हम सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, वो एक स्पिरिट जो प्रोफेसर साहब की जो लेके हम यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट आए हैं, वो आपको वहाँ पे रिवील होगा लास्ट तक, लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। दीपेश सर, अगर एक स्टूडेंट का नेट मान लीजिए अभी नहीं भी क्वालिफाई हो रहा, तो क्या वो सिर्फ पीएचडी के स्कोर के बेसिस पर अपनी पीएचडी की जर्नी स्टार्ट कर ले और फिर नेट की तैयारी कर ले? आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को क्या, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर जो भी नेट नहीं कर पाते। मेरे पास भी मैसेज आए थे जिनका पीएचडी ओनली क्वालिफाइड हुआ है बट नेट नहीं कर पाए, तो मेरा उनको यही सजेशन था कि जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, एक बार और ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीएचडी के बेसिस पे आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, बट जब आपने पीएचडी कर लिया है तो नेट और जेआरएफ अब ज़्यादा दूर नहीं होगा। मैंने अपनी जब पीएचडी जर्नी स्टार्ट की थी और जब अपना नेट क्वालिफाइड किया था, तो मुझे एक सैम लिविंसन का एक कोट याद आता है उस वक्त पे। और मेरी पीएचडी की जर्नी के पीछे एक्चुअली मेरी क्लास 11th की साइंस बायो जब मैंने ली थी वो छुपा है। मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, 6 मंथ के लिए मैंने बायोलॉजी ली थी। तो मेरे एक टीचर थे, उनको मैंने कॉल किया था जब मैं नेट स्टार्ट कर रहा था, और मैंने उनको बोला था कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा जीवन के अंदर।
तो एज सच डॉक्टर मतलब कि एमबीबीएस वाला डॉक्टर का प्रॉमिस था, बट मैं बन नहीं पाया किसी ना किसी रीज़न से। मैंने जब कॉमर्स ले ली थी तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि तुमने घड़ी देखी है? मैंने कहा हाँ देखी है। तो कि घड़ी की सबसे अच्छी बात क्या है? उसको सिर्फ वक्त देखने के लिए देखा नहीं जाता, उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना कि वो हमेशा चलती रहती है, तो उसको रोकना मत। उस टाइम से मेरे सेशन के अंदर आप देखोगे तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हर वक्त हर घड़ी में आगे ज़रूर बढ़ना है, कुछ नया ज़रूर सीखना है। और पीएचडी हो गया है, अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हैं नो डाउट, बट मैं यही चाहूँगा कि एक बार दिसंबर अटेम्प्ट में ज़रूर ट्राई करें और नेट के लिए ज़रूर है ना एक बार कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आपने हमारे सभी एजुकेटर्स से अभी सुना कि ये जो आपका यूजीसी नेट की एक जर्नी है ये आपको प्रोफेसर साहब बना देगी, लेकिन प्रोफेसर साहब सिर्फ एक पोस्ट, एक पोजीशन या एक पड़ाव नहीं है, उस तक पहुंचने के और बहुत सारे रास्ते हैं। और यूजीसी ने भी करंटली रिकॉग्नाइज किया है कि पीएचडी के थ्रू आप एक बार पीएचडी का स्कोर ले लो, पीएचडी में एनरोलमेंट कर लो, उसके बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब बनना यानी एक रिसर्चर बनना भी है, एक नॉलेज का फैसिलिटेटर बनना भी है, एक विजडम डिस्पेंसर बनना भी है, साथ ही साथ वो लोग जो स्टूडेंट्स को लाइफ में डायरेक्शन दिखा सके, मार्गदर्शन दे सके, ये बनना भी है। ठीक है, तो कुछ रास्ते हैं जो आपको, कुछ पड़ाव हैं जो आपको पार करने हैं, कि सीढ़ियां हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी जो आपकी बनती है वो है आपकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इस एग्जाम के रिगार्डिंग आती है पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब इसको लेके काफ़ी टाइम से एक चर्चा चल रही थी कि किस ईयर में मैं एलिजिबल बनूंगा। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं इस बार जिन्होंने ट्रायल के लिए, तैयारी के लिए मास्टर्स फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे दिया और उनका नेट क्वालिफाई हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नेट माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में होना पड़ेगा अपने नेट की एलिजिबिलिटी के लिए। थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का कैंडिडेट ही एलिजिबल माना जा सकता है। अगर इस पीरियड में आपने अपना नेट क्वालिफाई किया तो उसके विद इन 2 ईयर्स आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ ऑफ पासिंग योर एग्जाम विद 55% एंड बेसिस ऑन दैट आपको नेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी मिलती है। रिजर्वेशन में आ रहे हो, अगर नेशनल लेवल लिस्ट में आ रहे हो, तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। अब सब्जेक्ट का क्या रोल है आपकी सक्सेस में, क्योंकि गलत सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं नेट का सपना टूट सकता है, प्रोफेसर साहब बनने का सपना टूट सकता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं प्रभा मैम को, शिवानी मैम को और अंजलि कौशिक मैम को बुलाना चाहती हूँ कि आप लोग आएँ ज़रा और एक बार बताएं कि सब्जेक्ट, बिकॉज सोशल स्टडीज़ के बड़े वेरीड, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड, बट कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से तीनों ही मैम ले रही हैं। तो अंजलि मैम, आपने तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, आपने तो इतना कमाल का करियर बनाया, मतलब अड्डा पे आने से पहले से ऑलरेडी आपने इन द फील्ड ऑफ ऑफलाइन, इन द फील्ड ऑफ कमिटीज एंड कॉन्फ्रेंसेज एंड कॉन्क्लेव्स, आपने तो क्या क्या कर दिया। मतलब मैंने जब ऑनेस्टली इनकी प्रोफाइल देखी थी, आई वाज स्पेल बाउंड कि अरे एक इंसान ने अपने सब्जेक्ट के साथ देखो कितना वेराइटी में काम किया। कितना ज़रूरी है एक राइट सब्जेक्ट अपने लिए चुनना? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैम आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक जो राइट सब्जेक्ट है ना वो चूज़ करना इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू गाइज वॉन्ट बिलीव कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी लाइफ साइंसेज है एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। बट आफ्टर वर्ड्स जब मैं आगे लाइफ में बढ़ी तो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो मेरा इंटरेस्ट है, मतलब पसंद था। एक उस टाइम पे ना डॉक्टर की जो एक प्रोफाइल होती थी, इट वाज वेरी मच ऐसा कि सब लोग बोलते थे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो सेम चीज़ थी, भेड़ चाल थी साइंस का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। 11-12 के वक्त मुझे हाँ याद जी, है। हाँ जी। तो उस टाइम पे भेड़ चाल चल रही थी कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसी चलते मैंने भी अपनी मेडिकल साइड पिक करी। ठीक है, नीट में मैंने बीडीएस जो आपका ऑल इंडिया पीएम होता था उस टाइम पे, तो उसमें मैंने क्या कहते हैं बीडीएस की सीट पाई, पर मैंने अगेन ग्रेजुएशन कर लिया। अब ग्रेजुएशन के बाद बात आती है कि अभी भी इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में इतना है या नहीं है। फाइनली मैं कहाँ पर आई? साइकोलॉजी पर। द मोमेंट मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये सब्जेक्ट मैंने एक बार पढ़ा, ऑल दो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एट दैट टाइम जब मैंने ऑप्शनल पिक करा, बट मेरे को विद टाइम ये रियलाइज हुआ कि दिस इज द सब्जेक्ट जो शायद मेरे को थ्रू आउट द टाइम ही रीड कर लेना चाहिए था, मतलब ये मेरे को पहले से ही चूज करके चलना चाहिए था। एंड आफ्टरवर्ड्स जो साइकोलॉजी ने मेरे करियर को बूम दिया है, मतलब उसके बाद से तो थ्रू आउट द टाइम कभी मतलब जो गेट मेरा 2 बार क्वालिफाई हुआ, 2 बार मैंने उसमें रैंक्स लाई, ऑल इंडिया रैंक 27 आई, फिर उसके बाद नेट क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मैंने इसके चलते ही मिनिस्ट्रीज के साथ भी काम किया। तो ये था कि मेरे को ना काम करने में मज़ा आता है। इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं किसी प्रेशर में कर रही हूँ। जब आप किसी प्रेशर से सब्जेक्ट को उठाते हो ना, तब आती है दिक्कत कि आपको वो लगता है कि आप एक काम कर रहे हो, बट जब आप उस चीज़ को बिल्कुल फ्लो में कर रहे हो, हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो वो ये है कि आपको सांस लेने का वक्त नहीं, लेकिन आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। एंड दिस हैपेंस विद मी व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी।
तभी तभी हर एक जगह पे, चाहे आपका काउंसलिंग हो गया या फिर आपका एप्लीकेशन वाला एरिया हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया, तो मेरे को कहीं पर भी अभी भेज दो ना कि साइकोलॉजी के रिगार्डिंग काम है, मैं भाग के जाके करके आ जाती हूँ कि ये तो मैं बहुत खुशी खुशी कर लूंगी। तो डेफिनेटली पहले चूज करो कि क्या इंटरेस्ट है। सब्जेक्ट्स आप अगर अभी मास्टर्स में नहीं हो और आप सोच रहे हो कि मास्टर्स करनी है, तो बस एलिजिबिलिटी देख लो कि मास्टर्स में एडमिशन लेने की आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे मेरा ग्रेजुएशन सिर्फ चाहिए था साइकोलॉजी के लिए मास्टर्स में, तो मैंने फिर कर ली साइकोलॉजी में। एंड अपेरेंटली यही एक साइकोलॉजी की डिग्री है जो मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, यही एक रोड मैप है जो यहाँ तक मेरे को लेकर आया है। ओवर टू यू मैम। तो शिवानी मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जैसे कहते हैं कि मैम नेट के बाद क्या सिर्फ टीचिंग में ही जाएंगे, मतलब प्रोफेसर साहब तो है ही है, बट आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे उन्होंने अभी पॉलिसी मेकिंग कहा, तो थिंक टैंक्स एंड पॉलिसी मेकिंग में इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस करने के बाद, नेट या जेआरएफ करने के बाद भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगी? सो अब इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो अगेन हमारे नेट के एग्ज़ाम से आ जाता है। तो आप मतलब यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो ओवरऑल आपको सब्जेक्ट की एक वेल वर्स नॉलेज दे देता है। अब उसके बाद अगर आप चाहो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, और अगर आप ये दोनों फील्ड्स परस्यू नहीं करना चाहते तो आप कॉर्पोरेट्स में भी जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको नेट क्वालिफाई करते ही जॉब मिल जाएगा, बट येस ये एक ऐसी एक मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक बार क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुलते हैं। उसमें थिंक टैंक्स भी हैं, उसमें आप कुछ और बड़े लेवल के कवेटेड इकोनॉमिक स्पेसिफिक एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे कि वगैरह में आगे जाके या यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं इससे आगे जो होते हैं, एंड उसके साथ साथ कॉर्पोरेट्स के भी हो जाते हैं, थिंक टैंक्स के भी हो जाते हैं। थैंक यू मैम। सो प्रभा मैम, सब्जेक्ट पे होल्ड बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, फिर भी लोग कॉलेज में सीरियसली नहीं पढ़ते और एग्ज़ाम के वक्त भी आके बोलते हैं मैम बस 10 टॉपिक्स बता दो जिससे मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए। आपको लगता है ये जर्नी इतनी आसान है? गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहली बात तो देखो, अगर पीएचडी सब्जेक्ट में चाहिए तो उसके लिए यस इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपकी रुचि होनी चाहिए उसमें। अब दूसरी बात, जैसा कि मैम ने कहा कि कुछ टॉपिक्स कर लो, नेट एग्जाम हो जाएगा। अब आप ये भी तो सोचिए ना कि नेट के बाद आपको क्या करना है। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो तो उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप यही काम कर सकते हैं, अपनी बेसिक जो किताबें हैं वहाँ से शुरू करके आप एडवांस लेवल की चीज़ों को आ सकते हैं। तो वो चीज़ आपको इन डेप्थ नॉलेज दे देगा। अब जब ये नॉलेज होगी आपके पास तो डेफिनेटली आप एक बढ़िया रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करा सकते हैं। फिर अगर वो चीज़ ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो ज़्यादा अगर आपका मतलब टॉपिक अगर हटके लगता है, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हो पीएचडी के लिए तो जो भी सुपरवाइज़र आपको मिलेगा तो वो आपको एक और बढ़िया मतलब एक और आपका पर्सपेक्टिव वहाँ पे लेकर के आएगा। और वो चीज़ आप, अगर मैं बात कर रही हूँ तो सोशोलॉजी में, तो सोशोलॉजी में कई सारे पेपर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको यूएन रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाता है। तो अगर ये चीज़ भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिफाई करना एग्जाम वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पीएचडी में एनरोल करना उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। सो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया हमारा, विच इज़ एक सब्जेक्ट पे अपना होल्ड बनाना है आपने, और उस सब्जेक्ट के अराउंड आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। यूजीसी नेट बहुत सारे रास्ते और एवेन्यूज़ आपके लिए खोल देता है, एक रिसर्चर बनने का, एक किसी गवर्नमेंट थिंक टैंक में काम करने का, या फिर एक प्रोफेसर बनने का, प्रोफेसर साहब बनने का। तो दूसरी सीढ़ी यहाँ पर क्या है? दूसरी सीढ़ी है ऑफ कोर्स आपने अपनी मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में आते ही नेट की तैयारी को शुरू कर देना है। तो नेट की तैयारी पर से क्या क्या इंटेल करती है? नेट में आप एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है? इसके लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी दीपा मैम को, शिवम सर को और कानुप्रिया मैम को। मैम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कितने तरीके के पेपर्स होते हैं, और पेपर 1 पेपर 2 है जैसे, तो वो थोड़ा स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, जनरल आइडिया। पेपर 1 में तो हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसे ही हैं जी। लेकिन पेपर 2 हर सब्जेक्ट का मतलब सारे बदलता सब्जेक्ट है। स्पेसिफाइड हैं। मतलब किसी का अगर हो तो इकोनॉमिक्स हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता जी, है, जी। और मेरा सब्जेक्ट म्यूजिक भी हो सकता है, जी। जो कि काफ़ी नीश सब्जेक्ट है। अभी Right. बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, राइट। हिंदी में कहते हैं कि सुप्तावस्था में है अभी बच्चे, जो जागे नहीं है ठीक से, उनको पता ही नहीं है जी। कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत आगे जाया जा सकता True. है। और अभी मैं हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें देख रही थी
जिसमें बच्चे वाकई इतने ज़्यादा परेशान थे कि उनको शायद ये भी नहीं पता था कि यूजीसी नेट भी हो सकता है म्यूज़िक से। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे नज़र आया कि बच्चों को एजुकेशन के बारे में मालूम ही नहीं है कि म्यूज़िक या कोई भी कला से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट इतना बेहतर हो सकता है जिसके लिए हम इतना आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे भी हाल फिलहाल बिरजू महाराज जी के कला निकेतन में जाने का मौका मिला, वहाँ बहुत सारे विदुषी थे, बहुत सारे विद्वान लोग थे जिनसे मिलने का मौका मिला। तो एक बात पता चली कि बच्चे शायद जो अनअवेयर हैं उनको फिज़िकली, या ये तो एक ऐसी चीज़ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी अच्छा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारा है, जिससे बच्चे को मतलब वर्ल्ड वाइड नॉलेज मिल सकती है चीज़ों की। आप कहीं भी बैठे हैं, तैयारी के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, या आपको चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है। आज हम जो यहाँ खड़े हैं, इन लोगों के लिए जो भी हम अवेल करा रहे हैं वो इसीलिए कि इनको जानकारी मिल पाए चीज़ों की। तो आपने बहुत ही अच्छी ये बात बोली कि हमारा ये चैनल सिर्फ पढ़ाई लिखाई का चैनल नहीं है। हम आई थिंक प्रॉबेबली यूजीसी नेट के मैम यूनिवर्स में पहला ऐसा यूट्यूब चैनल थे जो स्टूडेंट्स को अवेयर भी कर रहा था अबाउट द वैकेंसीज। वरना इससे पहले इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो यूट्यूब पे कंटेंट तो था नहीं, बैक इन द डेट्स 2017-18 में नहीं था, लेकिन उसके अलावा अवेयरनेस भी नहीं थी। तो इस चैनल के माध्यम से हम एक अवेयरनेस रिलेटेड प्लेटफॉर्म बन सके, ये भी हमने एक बहुत बड़ी पहल की थी। मैंने एक बहुत अभी लगभग 5-6 साल पहले बड़ी अचंभे वाली बात थी कि बर्कले इंस्टीट्यूट म्यूजिक का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में। यूसीबी। हाँ, बर्कले। तो वहाँ से एक स्टूडेंट थे जो कि मेरे सीनियर थे, मैंने जिनसे सीखा है उनसे उन्होंने सीखा था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो उनसे एक बात पता चली कि हमें तो यही नहीं पता था कि अगर हम गाएंगे नहीं या हम कोई चीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखेंगे तो हमें नौकरियां मिल सकती हैं। मतलब मालूम ही नहीं था। कमाल है। तो और सोचिए वो बर्कले के स्टूडेंट थे, वो इतने अवेयर चीज़ों के बारे में रहे होंगे। तो अलग अलग स्टेट्स में बच्चे हैं, वो चाहे साउथ के किसी स्टेट से हों, नॉर्थ के किसी स्टेट से हों, ईस्ट या वेस्ट से हों, बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो क्या कर सकते हैं। ट्रूली। तो वो बताने की कोशिश है। और चैनल की, बिल्कुल। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही हम ये प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो बेस्ट दे सकते हैं अपनी तरफ से वो हम दें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। मैम तो पेपर 1 में क्योंकि कॉमन जैसे मैम ने बताया अक्रॉस ऑल 80+ सब्जेक्ट सेम रहता है ना पैटर्न, तो किस तरीके के टॉपिक्स, क्योंकि आप पेपर 1 भी पढ़ाती हैं? मैम पेपर 1 बहुत ज़्यादा जनरल होता है, प्लस ये एक बहुत ज़्यादा डाउट आता है बच्चों को कि पेपर 2 तो हमने पढ़ा है, अपने मास्टर्स में भी पढ़ा है, बट पेपर 1 में इतने वेरीड सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको कैसे हम केटर करें। तो यहाँ पे मतलब अलग अलग स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, एक तो कि एक ही इंसान नहीं पढ़ा रहा है सब कुछ, एवरीवन इज टीचिंग देयर ओन एक्सपर्टीज। तो ये एक आपको बहुत अच्छा मतलब मौका मिलता है कि आप अलग अलग लोगों से जिनकी जो एक्सपर्टीज है वो पढ़ सकते हो। और पेपर 1 आई थिंक थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए फॉर बेटर अप्रोच। क्यों बताइए? मतलब बिकॉज़ नहीं, लोगों का मानना है कि पेपर 2 का सिलेबस ज्यादा लेंथी है तो पेपर 2 जल्दी करेंगे। मैम इसीलिए फिर ये हो जाता है कि जेआरएफ नहीं हो रहा है, नेट नहीं हो रहा है 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से, बात है। तो वो पेपर 1 की वजह से ही अटकता है। बिकॉज पेपर 2 को आप इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर देते हो कि पेपर 1 बेचारा बिल्कुल अलग से पढ़ा होता है, तो वो नहीं करना है। मतलब उसको भी बैलेंस करके चलना है शुरू से, क्योंकि अगर मैं बात करूँ टेक्निकल यूनिट्स की तो वो आप 2 दिन में 3 दिन में नहीं पढ़ सकते हो, और लास्ट के मंथ में नहीं। डीआई, लॉजिक, बहुत सारे लोगों रीडिंग को, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में नहीं छोड़ सकते आप उसको, उसका एक नैक क्रिएट करने की जरूरत होती है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों की भी बात करूँ, जैसे कम्युनिकेशन इजी यूनिट मानी जाती है, बट उसमें इस बार मूवीज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप सोचो कितने वेरिड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में। तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप हर यूनिट को अप्रोच करो और उसको कंप्लीट करो, बिकॉज इजी आएगा कभी कुछ इजी आएगा, कभी कुछ टफ आएगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली इस अटेम्प्ट ने खुद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पेपर 2 इन अ डेकेड मोस्ट डिफिकल्ट देखे गए, एंड देन पेपर 1 में भी जैसे आपने कहा मूवी से क्वेश्चंस थे, तो 6-6 मार्क्स वहाँ ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने लूज किए हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कट ऑफ्स काफी नीचे चली गई, और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी शेक करता है, मनोबल को भी गिराता है। ऐसे में तैयारी अगर आपकी फुल प्रूफ है ना, तो क्योंकि कल भी जैसे हमारे साथ बच्चे जुड़े थे सेशन में, तो वो कुछ बच्चों ने बोला कि हमने आप टीचर से तैयारी की थी तो हमें तो कॉन्फिडेंस था हमारा पेपर अच्छा गया, कि लोगों का बुरा गया होगा, मैम मेरा अच्छा गया था क्योंकि हम आपसे पढ़े थे। तो वो वाला कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है, तो अभी तो सिर्फ नेट क्वालिफाई किया आपने, अभी तो आगे और भी बहुत लंबी जर्नी आपको टेकअप करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए। तो बिल्कुल सही बात बोली मैम आपने, टाइम पे तैयारी शुरू करनी चाहिए, पेपर 1 को साथ में लेकर चलना चाहिए, पर्टिकुलरली जो टेक्निकल यूनिट्स है, और हर छोटी यूनिट जो देखने में हार्मलेस लग सकती है, हर यूनिट पे पकड़ बनाओ, तभी जाके प्रोफेसर साहब का दर्जा मिल पाएगा। बिल्कुल। तो सर, शिवम सर, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट वगैरह कुछ, ये लोगों को डाउट रहता है कि मेरा नेट चलो आज क्वालिफाई हो गया मैम, अब 3 साल ही सर्टिफिकेट वैलिड है, तो कब तक वैलिड होता है?
अच्छा सवाल पूछा मैम आपने। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कोई बढ़िया सी शायरी के साथ इसका जवाब आएगा। तो शायरी हाँ, एक ना एक बड़े फेमस राइटर हैं, आप जानते होंगे, शिवम त्यागी। अच्छा। तो उनकी एक शायरी है कि जिस्म छलनी है मेरा तेरे नरम नाजुक घावों से, मेरी रूह पर संघर्ष अब तक तेरे निशान है, मैं जानता हूँ ये जिंदगी पड़ी है लहूलुहान, मगर मेरी उम्मीद की जद में भी सारा आसमान है। तो विद्यार्थी होता, शुक्रिया। तो मैम दरअसल क्या है, जब हम यूजीसी नेट के लिए प्रोफेसर के लिए अपना जो करियर निर्धारित करते हैं, हम अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं कि हमको क्या करना है, तो हम बीए के बाद एमए कर लेते हैं, एमएससी जो भी हम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसमें 55% नंबर, 55% हम अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं। बाकी कुछ बच्चों के लिए जो कैटेगरी वाइज है उनके लिए 50% हो जाती है। वहीं से यात्रा शुरू होती है आपकी। मैं जो मानता हूँ कि आपकी जो यात्रा वो दरअसल पोस्ट ग्रेजुएशन से इसलिए शुरू हो जाती है, अगर आप उन बुक्स को, उन नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ये नोट्स केवल और केवल आपको नेट, जेआरएफ या पीएचडी ओनली कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए ही काम में नहीं आएंगे, बल्कि ये आपको थीसिस लिखने के काम में भी आएंगे। जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको थीसिस का तरीका क्या होना चाहिए, आप कैसे प्रस्तावना लिखेंगे और कहाँ टॉपिक लिखेंगे, क्या आप उसके जो है निष्कर्ष पर बात करेंगे, ये अगर आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने हिंदी में प्रेमचंद जी की बारे में कुछ लिखा या उन आया कि प्रेमचंद जी का मूल्यांकन करो, तो वो जो प्रश्न है वो प्रश्न अपने अंदर पूरा सार समेटे हुए है। तो पहली बात तो ये हुई। इसके बाद आप जो है फाइनल ईयर में आप यूजीसी नेट दीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम होती है, उसके लिए कोई बाउंडेशन समय की नहीं है। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल दिए जाते हैं कि आप पीएचडी में एनरोल कर लें। और उसके लिए आपको अपने आंख, नाक, कान, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनको खुला रखना पड़ता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ पर आपको जो है मौके दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। और ये मौकों की बात दरअसल हमें मोस्टली पता नहीं होती है। हाँ जी। तो इसके लिए एक और चीज लक्ष्य सर अगर ऐड की थी तो आपके लिए कुछ है हमारे पास। खैर कुछ है। हाँ, सरप्राइजेस ये शाम जो है आम नहीं है, बड़ी खास है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। लाइफ टाइम वैलिडिटी यूजीसी नेट सर्टिफिकेट की रहती है, यानी आज अगर आप अपना नेट सिक्योर कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी आप उस सर्टिफिकेट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आज आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 3 साल के विद इन आपको उस फेलोशिप को यूज करना है। पीएचडी ओनली अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो विद इन 1 ईयर आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। अगर आप मास्टर सेकेंड ईयर में हैं यानी 3rd और 4th सेमेस्टर, तो आप एलिजिबल हैं इन सभी कैटेगरीज के लिए, बशर्ता कि आप विद इन 2 इयर्स अपने मास्टर्स का रिजल्ट दिखा दें। आप दिखा दें कि आपने एग्जाम जो है वो अपना क्वालिफाई किया है विद द मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि है 55%, 55%। ठीक है, तो एक बात तो समझ आ गई अभी यहाँ पे जब हमने जितनी भी बात की सर। सबसे जो डिफिकल्ट स्टेप है यहाँ पर, सबसे चैलेंजिंग स्टेप, वो है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का। हाँ जी है ना? बिल्कुल। बिकॉज ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ऑल ओवर इंडिया हर साइकिल में तकरीबन 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं जी। 6 से 7 लाख लोग, 7 से 8 लाख लोग इस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। आपके सब्जेक्ट में हजारों लोग आपके साथ compete कर रहे हैं और बहुत ही छोटे से नंबर के लिए। तो इस बार हमने जैसे रिजल्ट, जून का रिजल्ट आया तो सर हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया। हाँ जी। जितने भी लोगों ने अपीयर किया था एग्जाम में उसमें से 0.7% लोगों को ही जेआरएफ दिया गया है और 8% लोगों को तकरीबन नेट दिया गया है। 7.5 जो कि पिछली बार से कम भी है। हाँ राइट, पिछली बार से कम है। तो हर साल वो नंबर कहीं ना कहीं वेरी भी करता है। जैसे कि अनुप्रिया मैम ने बताया, पेपर 1 दूर से देखने में बेसिक लगता है लोगों को, लेकिन एक्चुअली उसमें छोटी छोटी इतनी निटिग्रिटीज हैं और वो पेपर का लेवल इतना डायनामिक बनाते जा रहे हैं कि आपको डिफिकल्टी रहेगी। और मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने जब अड्डा ज्वाइन किया था 3 साल पहले, उस जमाने में मैं बोल भी देती थी कि यार किसी एक पेपर पे फोटे बना लो तो नेट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। कि पेपर 1 वीक है तो सिर्फ पेपर 2 पे फोकस कर लो, बन जाएगा। लेकिन अब आज नहीं है। वो सिचुएशन चेंज हो गए चुकी वो है। जमाने। हाँ, परिस्थितियां बदलती हैं। ये आम के पेड़ वाला एग्जाम्पल हुआ कि राइट। हाँ, जो मतलब आम का पेड़ होता है ना, जैसे आपने कोई एक पेड़ लगाया, उस पर जो फल आता है वो एक समय के बाद आता है और समय के में भी एक सीजन चाहिए। तो अब वो समय नहीं है कि आप केवल पेपर 2 अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, पेपर 1 से आपकी दूरी है ना। एक समय था पेपर 1 में भी 60 में से 50 सवाल करने होते थे भाई। अब तो वो 10 ऑप्शन भी आपको, सॉरी, जो 10 प्रश्न है वो भी आपको करने ही करने, सारे के सारे करने। बिल्कुल। तो डेफिनेटली इस पड़ाव को पार करने के लिए पुनीत सर, एक बार मैं फिर से आपकी उपस्थिति चाहूंगी स्टेज पे। आप और शिवम सर जरा एक बार दिखा दें कि
अगर आपको एक फूल प्रूफ तैयारी करनी है, हमारे इन लोगों को आज हमने कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को जोड़ के एक सेशन लिया, लेकिन एक्चुअली हमारा सक्सेस का नंबर उससे भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और जितने भी टीचर्स चाहे नए थे चाहे पुराने थे, इंटरेस्टिंगली सभी टीचर्स का बहुत ही कमाल का रिजल्ट आया है, क्योंकि अड्डा 24/7 पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम राइट फ्रॉम किस तरीके का सेशन जाएगा टू हमारी पीपीटी में किस तरीके का क्वेश्चन जाएगा, हम उसका जवाब कैसे देंगे, हर कंटेंट से लेकर हर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग तक, ये टीचर्स हम जो हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ। इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ही ऑर्गेनिकली हम आपकी मदद कर पाते हैं इतने बेहतरीन रिजल्ट्स देने में। और हमारे ऐसे ऐसे टीचर्स भी हैं कि किसी सब्जेक्ट में मान लो देश भर में 150 ही JRFs हैं, तो उसमें से 30 JRF तो हमारे टीचर्स के हैं, हाँ। है ना। होम साइंस में प्रेरणा मैम ने अप्रोक्सीमेटली 30+ JRFs दिए हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। आई मीन सुन के भी लगता है कि हाउ इज दैट पॉसिबल। एंड एजुकेशन, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स में हमारा JRF का परसेंटेज जो है लिटरली वो 1/3 1/4 में रहता है। सो और जैसा कंपटीशन बच्चों के बीच में चलता रहता है, मुझे लगता है हमारे फैकल्टीज के बीच में भी रहता है, मतलब वो एक हेल्दी कंपटीशन रहता है कि इस बार जो है वो किसके ज्यादा JRF आएंगे। इस बार प्रेरणा मैम टॉप पे हैं, पिछली बार जावेद सर थे। देखते हैं अगली बार। मेरा पिछली बार से बहुत अच्छा है। हाँ, मैं लाइन में हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं मतलब बहुत क्या डिमांड ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हाँ, एक बच्चे का सवाल था, मैं वो एड्रेस कर देता हूँ छोटा सा, क्योंकि वो बच्चा बड़ी देर से परेशान है कि अगर मैंने PhD में एनरोल कर लिया है और बाद में मेरा JRF क्वालिफाई होता है तो क्या फेलोशिप मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आज आप PhD में एनरोल करके आज आप अपनी PhD शुरू करते हो, मान के चलो दिसंबर सेशन वाला आपका एग्जाम क्लियर होता है JRF, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट आएगा आपको वो अपने कॉलेज में सबमिट करना है, वो UGC के पोर्टल पे उसको अपलोड करके रजिस्टर करेंगे और उस दिन से आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ जी, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, ना। जिस दिन से आपका मतलब वो आपका सर्टिफिकेट आता है आप उसको दे देते हो उनको, वो अपलोड कर देते हैं, लेकिन आई थिंक आपको फेलोशिप मिलनी शुरू होती है फ्रॉम द डे ऑफ द रिजल्ट। हाँ, जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से आगे, है ना। ठीक है, ऑल राइट। सो जितने भी स्टूडेंट्स का आप सबसे बड़ा डाउट यही कि मैम ये सबसे मुश्किल जो चैलेंजिंग स्टेप है विच इज टू क्वालिफाई नेट और JRF, इसको अगर हमें क्वालिफाई करना है तो इसके लिए हम क्या करें, ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो पुनीत सर, शिवम सर, जरा एक बार बता दीजिए कि स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर सकते हैं। चलिए पुनीत सर, अरे ये चलिए ठीक है सर। जैसे जय हिंदी जय हिंदुस्तान, वैसे ही हाँ, आपका एक नारा है जय नीति जय राजनीति। बिल्कुल, ये बच्चों ने आपको ये भी दिया है सर। तो सर बताइए क्या हमारी नीति है जी? रणनीति पे तो हम हर बार ही चर्चा करते हैं। हाँ जी सर। तो थोड़ा सा एक बार उस पे लाइट डालते हैं और फिर हम वापस आएंगे कि भाई हम आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं। जी। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 85 सब्जेक्ट में पेपर होता है, जिसमें से 18 यहाँ पर हम आपको केटर करते हैं। हाँ जी। और उसमें कुछ पॉइंट्स कॉमन है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। वो पॉइंट कॉमन ये है कि आप बिना दोनों पेपर को बैलेंस किए इस एग्जाम को कभी क्लियर नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी एक पेपर पर ज्यादा फोकस किया, दूसरे को इग्नोर कर दिया है, तो आपका क्लियर नहीं होगा, आप कितने भी बड़े महारथी हो अपने सब्जेक्ट में। तो पहले तो आपको दोनों ही पेपर को आपको बैलेंस करके चलना है, पेपर 1 को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। दूसरा कि अपने सब्जेक्ट में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ एनालिसिस, जो भी ट्रेंड है उन सब पे फोकस करना है, और उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है। ये तो कॉमन स्ट्रैटेजी है जो हर पेपर में ही आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए पूरी टीम है और उसमें अंजलि शुक्ला मैम है, अभिषेक सर हैं, अभिषेक कौशिक सर, कनुप्रिया मैम, मसरूर सर और प्रेरणा मैम, है ना। और इनके बाद अगर हम बात करें, ये जो फैकल्टीज हैं, ये केवल एक फैकल्टी नहीं है, इनके पास जितना अनुभव है, आपने कभी समंदर देखा है? आप कभी एक बाल्टी लेकर के अगर समंदर से पानी निकालने जाएं तो आपको केवल एक बाल्टी पानी मिलेगा। समंदर अपने अंदर कितनी नदियां समानी हैं, ऐसा हमारी फैकल्टीज हैं जिनके पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान को वो लगातार बढ़ाते हैं और आप लोगों को इतना बेनिफिट देते हैं, इतना जो है अपने अनुभव का फायदा आप लोगों को देते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। फर्स्ट जैसे आपका पेपर रहेगा तो सर इसमें बच्चों को PDF नोट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यही है। तो सर PDF नोट्स जो मिलेंगे, क्या
बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, उनको बच्चों डाउनलोड का कर बड़ा सकते सवाल हैं, है, प्रिंट कर सकते प्रिंट आउट हैं, निकल सकता है उनका, बिल्कुल। बहुत और बढ़िया वो सर। सबसे बड़ी बात सर कि पीडीएफ नोट्स बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश, तो आप किसी भी मीडियम से हो तो आपको परेशान हाँ, होने की जरूरत नहीं है। ये सबसे जरूरी बात है, चीज बिल्कुल होती सर। है, हाँ। दूसरा सर, जो हमारी क्लासेस होंगी उन क्लासेस की कुछ क्वालिटीज, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जैसे सबसे पहले है कि हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन आपके सामने होंगी, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस हम लोग आपको कभी भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी चीज ये आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन क्या होती है, हमारी ड्यूरेशन हमेशा टॉपिक के अकॉर्डिंग होती है, एक निश्चित समय से ज्यादा। और टॉपिक के अकॉर्डिंग कभी ऐसा नहीं होता कि 20 मिनट में आए और सर चले गए। जो हमारे सर होते हैं वो 2 घंटे के लिए आते हैं कई बार, अब इसलिए हमको डांट पड़ जाती है कि आप ना ज्यादा पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर हम बच्चों से कहते हैं तो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर आप सही पढ़ा रहे हैं। और ये चलिए, खैर। इंटरेक्टिव क्लास की जो बात लिखी है, ये जी। सिर्फ क्लास पर ही हम, मतलब क्लास के दौरान ही हम बस इंटरेक्शन नहीं करते, उसके बाद भी करते हैं, क्योंकि चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हाँ, हो, वो चाहे हमारे वो पर्सनल कनेक्ट हो, ईमेल आईडी हो, जैसे फोन हम नंबर आज हो, हमने हाँ। कल भी एक सेशन हाँ। किया था, लेकिन सर मैंने भी बोला कि रिकॉर्डेड क्लास नहीं देते, ये तो लिखा हुआ है वो रिकॉर्ड। इसलिए है कि मान के जी। चलो कोई बच्चा जैसे कॉलेज में है, हाँ जी। और वो दिन में अपना कॉलेज जा रहा है, और उस क्लास, मतलब उस टाइम पे हमारी कोई क्लास है और वो उस टाइम पे नहीं देख सकता है, या आप यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जॉब पे होंगे, जी जी जी। और वो अपना यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हाउसवाइफ होंगे, वो उस टाइम पे तैयारी नहीं कर सकते हैं जिस टाइम पे क्लास चल रही है, तो वो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास का एक और फायदा है जी से रिकॉर्डेड क्लास का एक और फायदा है कि मान के चलो आपने एक बार पढ़ा है और आपको हफ्ता, 2 हाँ, हफ्ता, महीना भर उसके बाद बाद आपको फिर दोबारा देखना से है। उसको रिवाइज करना है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तो इसलिए रिकॉर्डेड क्लास की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसके बाद सर ऐश्वर्या मैम आ जाइए। अच्छा, बता ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंग्लिश का मैं डेफिनेटली जी। इस बार यही कहना चाहूंगी कि एक बात मैं बता देती हूँ, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी और अब रिजल्ट्स ने उनको दिखा दिया है। जब भी पेपर बहुत फैक्चुअल आता है, जैसे जैन वाला पेपर आया, ठीक है, उसमें क्या है, रिजल्ट्स लिटरली मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा फैक्ट याद कर पा रहा है नहीं, ये उसकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। हम तो सारा कंटेंट देते ही हैं, लेकिन एवरी टाइम जब बच्चों के हिसाब से पेपर सो कॉल्ड डिफिकल्ट आ रहा होता है, से ज़्यादा क्रिटिकल या एनालिटिकल, ये री एग्जाम में भी हुआ था पिछले साल सितंबर 2024 में, और ये इस बार भी हुआ जून 2025 में। लेकिन एवरी टाइम पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है और पेपर ज़्यादा क्रिटिकल आता है, मेरे JRFs का नंबर बढ़ जाता है समहाउ। सो ये इस बात का आई थिंक जीता जागता प्रूफ है कि हमारी क्लासेस में मैं आपको रॉ मटेरियल नहीं दे रही हूँ, मैं लिटरली एज अ टीचर आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ, सो दैट पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए किसी भी लेवल का, आप उस क्वेश्चन को देखकर बोलो कि यार मेरा दिमाग है, मैं दिमाग चलाता हूँ, मैं दिमाग से इस क्वेश्चन को आंसर कर लूंगा, मेरे पास नॉलेज है भी या नहीं भी। तो लास्ट लाइन, मेरी क्लासेस से आप सिर्फ नॉलेज नहीं लेकर जाएंगे, आप एम्पावर्ड फील करके जाएंगे। एम्पावर्ड की कैसा भी पेपर आए मैं उसको क्वालिफाई कर लूंगा। जी। वो वाली तैयारी के लिए आप लोग मेरी क्लासेस में जुड़े हैं। ऑल्दो मैंने कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स ले लिए हैं, बट अभी जो टेक्निकल पार्ट है उसको स्टार्ट ही किया है। सो मेरा सजेशन है, देर मत करिए, क्योंकि कंसेप्चुअल की तो आप रिकॉर्डिंग्स देखकर आप अपना पार्ट कवर कर लेंगे। जो टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए आपको लाइव आना जरूरी है, और डेली दोपहर को 12:30 से 2 मेरी क्लास होती है, तो उसमें जुड़ने के लिए आप आज के आज ही क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट पे सब्जेक्ट। चला जाए। हाँ बिल्कुल। ये अरे सर ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ये ये दो, तो कुछ तीन- जाना पहचाना लग रहा है। अब बताइए। फोटो मेरी अभी वैसी लगाई है जब मैं चाणक्य जैसा थोड़ा दिखता था, मतलब उससे बेहतर जरूरी है। बिल्कुल। अब तो मेरे बाल आ गए हैं। खैर, बाल से फर्क नहीं पड़ता है, खाल मजबूत होनी चाहिए, ऐसा कहा था मुझे इतिहास के टीचर जावेद सर ने। खैर, तो बैच शुरू हो गया है मेरा 16 जुलाई से, और बढ़िया चल रहा है, बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। आप में से जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे पढ़ाते हुए देखा है, मैं अपनी तारीफ तो अब क्या ही करूं। खैर तो ठीक है। चलिए सर, ओके। अमित सर हमारे, शिवशंकर सर, शायद वो सर, क्लास में हाँ, होंगे अभी, हाँ, बिल्कुल। उनकी क्लास है। देखिए शंकर सर- हमारे फैकल्टी इतने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, अपनी क्लासेस ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये वाला सेशन तो बहुत सारे टीचर्स मिलकर कर लेंगे और हम क्लास ले लेंगे। और अमित सर के लिए सर मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक शब्द होता है ना यूनिक, अनन्य, जिसके जैसा कोई अन्य ना हो, तो वैसे अमित सर हैं। और ईवीएस में चाहे उनका आयुर्वेदा विषय हो या ईवीएस सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट में अमित सर ने मतलब गजब ढा रखा है। ये समझो एक शायरी अमित सर के लिए है, अमित सर आप भी सुन लें। वो ये है कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, मगर हम जब करते हैं गजब करते हैं। क्या तो ऐसा बात है। गजब करते हैं अमित सर। वाह। और खास बात ये है, मैंने उनको हमेशा जो है वो क्लास लेते हुए ही देखा है। मैं हाँ। सुबह 8 बजे आ रहा हूँ तो भी वो बैठे मिल रहे हैं, रात को 10 बजे जा रहा हूँ तो भी वो बैठे सर मिल मैंने रहे तो अपने एग्जाम तो जब वो- कभी दिए होंगे तो हाँ। मैंने अमित सर की क्लासेस देखी भी अच्छा। है। बढ़िया। चलिए सर, नेक्स्ट हाँ। क्या बात है, शिवानी शिवानी मैम आइए। फैकल्टी को बुला ही लेते हैं, बस
हाँ 10 सेकंड के लिए, हाँ है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं मैम 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड में निपटाइए। मुझे बस ये बोलना है कि आप लोग मुझे पढ़ाते हुए तो देखते ही हो, ठीक है। मेरा बैच जो है वो आज ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं एनरोल किया, प्लीज़ एनरोल इन द बैच। इस बार आप और मैं मिलके डेफिनेटली JRF क्रैक करेंगे, ये मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ और ये आपको भी मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। सो इसके साथ डेमो क्लास, फ्री पेड क्लास भी आज 1:05 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखाई गई है, और सिमिलरली कल भी आपकी एक और फ्री क्लास आपको दिखाई जाएगी, ये बताने के लिए कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ एनरोल, थैंक यू। बिल्कुल मैम, आपने तो क्लियर कर लिया है, बच्चों का क्लियर देखिए सर, करवाना डेमो जिम्मेदारी है। इसलिए होते हैं, एक लाइन है कि मतलब हमारे मन में कोई चोर नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कोई और नहीं है। क्या बात है चलिए सर। अरे सर, फिजिकल एजुकेशन के बिल्कुल। बारे में केवल सर एक ही है, मैं सर को पर्सनली बोलना गोट चाहूंगा। आदमी है ये भाई, अब बस ये जो गोट शब्द है वो यहीं से आया है ग्रेटेस्ट सर ऑफ के लिए। ऑल टाइम। मैं कहता हूँ इंडिया नहीं, इस समय पूरे वर्ल्ड में अगर फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई एक छत्र राज है, एकमात्र नाम है, तो वो हमारे मोनू मधुकर सर। इतने गजब के इंसान हैं पहले सर। जब मैं ये बात सुनता था कि पूरी दुनिया में, मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर अभी रिसेंट मुझे पता चला कि उनके स्टूडेंट नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पड़ोसी देशों में भी वो पढ़ा रहे हैं। वहां के हाँ, बच्चे ये देखते हैं ऐसे सेशन। देशों को भी सर पढ़ा रहे हैं हाँ, जिनको नहीं पढ़ाना चाहिए। जिनको नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, चलिए खैर, सर। टीचर का तो यही धर्म है सर कि वो नहीं, यहाँ रुकना है सर। ये सबसे ज्यादा JRF देने वाला विषय मेरे हिसाब में तो होने वाला है यही। और मैं मानता हूँ जो सबसे ज्यादा जिन विद्यार्थियों को जरूरत पड़ती है वो गृहिणियां हैं, जो है ना, जो होम मेकर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, और उन्हीं का मुझे लगता है सर ये सब्जेक्ट है। आप कुछ वांछना करो अपने मन से। हिंदी के टीचर ही अगर हाउस वाइफ वाला थोड़ा मार्गदर्शन करें हाँ तो वो जी। बेहतर होता है। अच्छा, मैं ही करूँ? क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा हाउस वाइफ तैयारियां करती हैं। तो आप सर बताइए कुछ। सर मैं जानता हूँ आपने मारा है, कहीं पर लगी है, कहीं पर, खैर जो भी ये मामला हो। देखिए प्रेरणा मैम फर्स्ट पेपर में भी आपको सहायता करेंगी और पेपर सेकंड में भी। और अभी हम बात कर भी रहे थे जो लगभग 150 JRF हैं, तो उनमें से 30 से ज़्यादा JRF प्रेरणा मैम के हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेरणा, अगर आप JRF जो होम साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अभी से मैम को ज्वाइन कर लें और अपना पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप लोग JRF क्वालिफाई करके अपना नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट तो, विषय। हाँ, प्रेरणा मैम होम साइंस पढ़ाती हैं, क्या बात है। आइए दीपेश सर। डॉक्टर दीपेश सर। सर राजस्थान के जो लोग होते हैं वो राज ही करते हैं, और दीपेश सर ने बता दिया कि जो विषय जैसा पहले चल रहा था वो विषय आने के बाद जो दीपेश सर ने मतलब राज किया है बच्चों के दिल पर, सर वो वास्तव में काबिल तारीफ है। ठीक है सर। सर ये राज एक्चुअली स्टूडेंट का है, और हमारा जो मोटो होता है कि हमेशा अपने सब्जेक्ट को बेस्ट करना। मेरा मोटो इसी क्लास के साथ स्टार्ट होता है। इसी पर्टिकुलर मैं क्लास जब भी स्टार्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा सब्जेक्ट जो है ना वो स्टूडेंट तक बेस्ट तरीके से जाए, और स्टूडेंट भी आगे जाके जब उसको पढ़ाए तो उसी बेस्ट तरीके से पढ़ाए। तो बस इसी के साथ हमने सेशन को स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी दिन से स्टूडेंट ज्वाइन भी हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी हो रहे हैं, पेड क्लास पे भी हो रहे हैं। अगर अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो एक अच्छा मौका है, और टाइम जो है जाने के बाद वापस कभी नहीं आता है, तो जल्दी से सेशन में जुड़ जाए, और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ गिवन है। थैंक यू। अरे क्या बात है, आप करेंगे तारीफ कि मैं करूं। शाम ने सबके मुखों पर रात मल दी, मैं जला हूं तो सुबह लाकर बुझूंगा। शाम ने सबके मुखों पर रात मल दी, मैं जला हूं तो सुबह लाकर बुझूंगा। उम्र सारी गुनाहों में बिताकर जब मरूंगा देवता बनकर पूजूंगा। क्या बात है, अपने लिए आपने ज्यादा अच्छी वाली बोल दी। सर मरने वाली बात ही तो बोलिए, आप वो नहीं मानोगे। देवता भी तो बन रहे हो लास्ट सर में। स्वर्ग मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। बस ये कहेंगे जो UGC नेट हिंदी है वो केवल कुछ नहीं है, वो है सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते न मने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। इस जंगल में घुस जाइए, कुछ नहीं है। केवल 10 यूनिट है पेपर 1 के लिए, केवल 10 यूनिट पेपर 2 के लिए। और जितनी स्पीड से बोल रहा हूँ उससे ज्यादा स्पीड से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डेमो भी।
दीपक सर का ज्ञान है। देखिए दीपक सर कई बार सूरज जैसा काम करते हैं, सूरज जैसी रोशनी दिखाई सर ने। भाई कोई भी मरने की आवश्यकता नहीं है, युधिष्ठिर जैसा हम काम करेंगे और हमारे पास जो पेट होगा वो भी स्वर्ग में जा सकता है। बिल्कुल, और युधिष्ठिर बनना है तो यूजीसी नेट निकालो। ठीक है। अंजलि शुक्ला मैम, शायद वो भी शायद वो ही क्लास हैं। में हाँ, है। क्लास सब में बताइए हैं, आप। बिल्कुल। अंजलि शुक्ला मैम तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर में 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाती हैं। पेपर 2 में एजुकेशन पढ़ाती हैं और पेपर 1 में अंजलि शुक्ला मैम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती हैं। एंड शी इज अ वेरी फैंटास्टिक टीचर। एजुकेशन जो है साइकोलॉजी में भी इनका जो है वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ तो है। मतलब वेल क्वालिफाइड। मैम की क्वालिटी में बताता हूँ, वो आपस में कम बोलती हैं लेकिन हाँ। उनका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बोलता है। जब रिजल्ट आता है तो मैम का जो सब्जेक्ट बोलता है वो मतलब गजब है। बच्चे ये पसंद भी करते हैं उनको बहुत। असर दरअसल मैम का जो पढ़ाने का तरीका है, मैं उनकी क्लासेस कई बार देखता रहता हूँ। उनका तरीका एकदम ऐसा है कि जो बातें हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो आपके दिमाग में छपते नहीं है बल्कि दिमाग से अपने आप पैदा हो जाते हैं। मतलब वो आधा कंसेप्ट अगर बोलेंगी तो आधा कंसेप्ट बच्चा बोल देता है अपने। बिल्कुल। शाहना मैम को बुला लिया जाए। सर हाँ, मैम को आइए मैडम। ज्यादती हुई, मैम के साथ पहले समय नहीं दिया गया तो मैम आपको ज्यादा समय दिया जा रहा है। मैम सो डेफिनेटली जिन बच्चों ने मेरे क्लासेस देखे हैं, इवन इनफैक्ट मैंने इस बार कोई बैच नहीं लिया, आई वाज स्टिल एबल टू फेच रिजल्ट्स एंड देखने को मिला था कि मैम सिर्फ वाईटी क्लासेस से ही हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। तो डेफिनेटली अगर आप पेड बैच को परचेज करते हैं तो वहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगी, दैट विल बी ऑफ अनदर लेवल। हमने आज से ही स्टार्ट किया है, हमारी जो ओरिएंटेशन क्लास थी आज ही थी। सो उसमें मैंने बताया था कि व्हाट एक्सपेक्टेशंस आई हैव फ्रॉम यू गाइस। सो इनकेस अगर आप भी चाहते हैं कि दिसंबर वाली अटेम्प्ट जो आपकी हो, दैट्स गोना बी जेआरएफ, तो आप मेरे बैच से जुड़ सकते हैं। वो आज से स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच मैम। प्रभा मैम आइए। दो शब्द। सबसे पहली बात तो जैसा कि अभी ना डेमो क्लासेस कुछ चल रही हैं हमारी, जिनका आज जो सीरीज़ है आज एंड हो चुकी है और उसके बाद कई सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो 21 से बैच चालू हो गया है और अब आप देख सकते हो उसकी जो भी ऑफर वगैरह है धीरे धीरे करके वो कम हो रहे हैं। तो अगर अभी भी आपको चाहिए तो भाई आ जाओ, एनरोल कर लो खुद को, मौका है अच्छा खासा, वरना इसके बाद वो भी चला जाएगा। जितना भी ऑफर बच रहा है वो भी गायब हो जाएगा। तो दो शब्द काफ़ी हैं, जो आएगा बिल्कुल इसका स्वागत। ये जो नए फैकल्टी हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जैसे प्रभा मैम है, साना मैम है, सो दे आर वेरी यंग एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक फैकल्टी। और बच्चों का क्या रिव्यू है इनके बारे में? मतलब नॉलेज से भरपूर फैकल्टीज हैं। बिल्कुल सर। मैं जो है अच्छा विद्यार्थियों बताता हूँ, मेरा एक काम और है। जब सारे टीचर क्लास ले लेते हैं उसके बाद उन सारी क्लासेस को देखना, उनका कमेंट पढ़ना, ये मेरा काम है। अच्छा। इसीलिए मुझसे बार बार रिव्यू मांगे जाते हैं और नहीं, ये सही है, ये सत्य बात है। तो और मैम का रिव्यू सर मैं बता देता हूँ। मैम का रिव्यू केवल उगते हुए सूरज जैसा है, नाम ही मैम का प्रभाव है। बिल्कुल। चलिए जावेद सर आए हैं। इनकी तरफ से आप शायरी बोलते बिहार क्योंकि का ये होते तो नहीं बोलते। सर, बिहार के ये होते तो जरूर बोलते। अब शायर को क्या ही शायरी सुनाई जाए। मतलब ये है कि आंखों में जलते अंगारे थे, हमारे ख्यालों में सरारे थे। तो ये जो शायरी है ये सर के लिए ही बनाई गई है। देखिए सर के बारे में एक ही बात है सर, आंखों में शरारे तो लगे भी रहे हैं। विजार्ड हैं सर ये हिस्ट्री के, है ना। इतिहास में अगर इतिहास बनाने का कोई काम करता है तो वो है हमारे जावेद सर, चाहे अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाना हो या महात्मा गांधी को पढ़ाना हो। अच्छा, अरे वाह जावेद सर कैसे हैं सर? बच्चों के लिए कोई मैसेज सर दे दीजिए। मैंने माइक के पास लगा रखा है फोन। देखिए मैसेज मूल मंत्र यही है कि जब ऐसा लगे कि कुछ डगमगा रहा है या रिजल्ट थोड़ा बहुत से छूट रहा है या रिजल्ट हो के कुछ और रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं हो पा रहा है, तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, वो निरंतरता कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यू है चीजों में। ये नहीं है एक बार, ये एलिजिबिलिटी है, ये नौकरी नहीं है। ये सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, एलिजिबिलिटी के लिए आप फाइट कर रहे हैं और एलिजिबिलिटी जिस दिन फाइट कर जाएंगे उसके बाद तो हम लोग प्रोफेसर साहब है ही है। बिल्कुल ठीक है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए और ईमानदारी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, याद रखिएगा। ईमानदारी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, निरंतरता से लगे रहिए। और देखिए हर बार इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं, इस बार भी रिजल्ट हुए हैं। कुछ बच्चों के चूक गए हैं, उन सभी साथियों को कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। आज जो भी जॉब्स वगैरह जितने भी कैंडिडेट्स के निकल रहे हैं वो वही कैंडिडेट हैं जो कंटिन्यू लगे रहे। कहते हैं ना वर्क उसको कहते हैं जब तक कोई चीज डिस्प्लेस ना हो, उसी को वर्क कहा जाता है।
तो सिंपल सी बात है, एलिजिबिलिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ जिस कदर से आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ाया जा रहा है, ये मोर देन सफिशिएंट। जितने भी हमारे साथी सहपाठी है, रात दिन मेहनत करने वाले, 12 घंटे वाले धुरंधर लोग सामने खड़े हैं, 6-6 घंटे के 10-10 मैराथन मारने वाले लोग सब, ये किसके लिए है? ये सब आपके लिए है। रात दिन मैं इस समय सेशंस में, पेड सेशंस में खड़ा हूँ और लगातार क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए? वो सब आपके लिए। तो साथियों, निरंतरता बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। एंड कह रहा हूँ एक बात जाते जाते, ईमानदारी से लगिए, मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट 100% बेहतर से बेहतरीन बेस्ट रिजल्ट होगा। और आपको कहते हैं ना, फिक्र को फक्र में बदलने का वक्त आ गया है, तो यही समय है। ऑल द बेस्ट गाइस, ईमानदारी से पढ़ें, मेहनत करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद सर। तो बच्चों बूझ गए बच्चे, बच्चों को पता लग गया। जी सर, नेक्स्ट विषय हमारा कौन सा होने वाला है सर? अरे दीक्षा मैम हैं? लो हैं यहाँ पे? नहीं है? नहीं, दीक्षा मैम भी क्लास में है तो ठीक है। तो सर कानून के हाथ, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अब जो जिस तरीके से दीक्षा मैम का पढ़ाने का तरीका है, और अच्छा एक चीज़ और है, अभी कल भी हम बात कर रहे थे, जैसे कि इंग्लिश का जो पेपर है वो काफ़ी टफ आया था, वैसे एक सब्जेक्ट और था जो है लॉ। तो मैम बता रही थी लॉ का पेपर इतना ज़्यादा टफ आया था कि मतलब मैम को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा पेपर आयोग दे सकता है। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तब मैम को ऐसा लगा कि आयोग कुछ भी दे, लेकिन जो मैम ने पढ़ा आएगा वही। बिल्कुल, तो यही है। तो मैम का सब्जेक्ट आइए मैम। दीपा मैम, स्वागत है आपका दोबारा से। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। संगीत के लिए तो मैं 3 ही चीज़ें कहूँगी। पहला तो कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल, नहीं मिलेगा। दूसरा यमन में मिलना बहुत मुश्किल। नहीं, वो तो मैं अपने आप को अभी नहीं समझती। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है, बाकी अभी बहुत कम हुआ है। लेकिन हमारे गुरुजी एक बंदिश सिखाते थे हमें यमन में, वो मुझे याद आ रही है, जिसमें मैं सब कुछ कहने की कोशिश करूँगी कि किताबें 1000 होंगी आपके पास, लेकिन गुरु का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टीचर का गाइडेंस नहीं मिलेगा ना, तो आप किताबों की कमी नहीं है। अगर किताबें ही सब कुछ करा देती तो शायद शिक्षकों की ज़रूरत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे में एक बंदिश मुझे याद आती है कि गुरु बिन कैसे गुण आवे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे, गुनियन में बेगुनी कहावे। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि संगीत में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो बच्चा प्रयोगात्मक पक्ष में अच्छा है वो शास्त्र में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और जो भी बच्चा शास्त्र में बहुत अच्छा है वो प्रयोगात्मक पक्ष में अच्छा नहीं होता। मतलब किसी का प्रैक्टिकल अच्छा और किसी की थ्योरी, दोनों चीज़ों में अच्छा बनाने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरी क्लासेस में एक अच्छी बात बच्चों को ये मिलेगी, जो कि यूट्यूब पर वो देखते भी हैं, कि मैं दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और एब्सोल्युटली ये बैच में तो होने ही वाला है और हो भी रहा है। बहुत एज लिमिट तो सबकी एक जैसी ही है, सारे विषयों की एक जैसी ही है। जेआरएफ के लिए 30 है और बाकी के लिए तो आपको मालूम ही है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है यूजीसी के लिए। तो एज लिमिट की टेंशन आप यूजीसी वाले तो ना ही लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं सर जो भी बैच में हैं, जो जेआरएफ तो क्वालिफाई करने की एज लिमिट से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन उनको यूजीसी देना, और इसलिए भी नहीं कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि शास्त्र पक्ष में कितनी कठिनाइयाँ हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, तो जान के बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वाकई शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं। ये और एक चमत्कार ज़रूरी है चीज़ आपका कि बच्चे एक उम्र के बाद भी जब पढ़ने आते हैं, है ना। जैसे भी कल हम जो सेशन कर रहे थे, एक बच्ची उसमें आई, और एक बच्चा था, वो शायद राजस्थान का था, वो बोल रहा था कि सर मैं 10 साल बाद पहली बार इंग्लिश से मैंने दिया एग्जाम और पहली बार मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया। तो ये एक, यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपके साथ साथ एक टीचर की ये मेहनत होती है, ये श्रेय टीचर को ही जाना चाहिए कि आप 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद तैयारी करना चाहिए और पहले अटेम्प्ट में आपको एक ऐसा मेंटोर मिल जाए जो करा दे तैयारी। सर ये तो मुझे ऐसे याद आया कि अभी जो बैच हमारा 15 तारीख से बैच शुरू हुआ था, उस बैच में एक महिला है जिनकी उम्र 52 वर्ष है। अरे यार, मेरे पॉलिटिकल साइंस में वो, मैं जब भी उन्हें बोलता हूँ तो मैं सर लगा के बोलता हूँ, तो बाकी बच्चे सोचते हैं कि यहाँ हमारे साथ सर कौन है। और वो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर से रिटायर्ड हैं, फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉयर हैं, और अब उनका मन हुआ कि क्यों ना मैं मास्टर्स करूं और नेट जेआरएफ की तैयारी करूं। 72 साल उनकी एज है, और मैं उनसे जो है वो मतलब काफ़ी हम लोग खुद इंस्पायर हो जाते हैं। मतलब
ये समझो कि समंदर भी कहाँ तक पानी लाए, उसे भी तो किसी नदिया की जरूरत होती है, तो ऐसी नदियाँ मिल जाती हैं। मोटिवेशन की जरूरत हमें पड़ती है, हाँ और वो जी, हमें बच्चों से ही आता है। जी जी बिल्कुल। चलिए Thank तो you, ma'am. नेक्स्ट कानुप्रिया मैम। कनुप्रिया मैम, आप बताइए कि आपका सब्जेक्ट भी मैनेजमेंट है और पेपर में मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये भी आप बताइए। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, बिकॉज़ अगर अभी से आप लोग नहीं टाइम मैनेज करेंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। पेपर 1 में भी सेम बोलूँगी कि पेपर 1 आप लोगों को कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ मैं, और कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी यूनिट है मेरे अकॉर्डिंग, बट इस बार जो यूजीसी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो बहुत ज़्यादा टफ थे, क्योंकि वो मूवीज़ से पूछ लिए गए थे। तो आप लोगों को वो चीज़ बैलेंस करनी है। प्लस अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ना है तो यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है सिर्फ नोट्स से पेपर नहीं क्लियर होता है, नोट्स आपके पास में इंटरनेट पे भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो टीचिंग मिलेगी जिस तरह की मिलेगी, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं जितने भी तरीके हैं आपको सिखाने के वो सारे इंक्लूड करके पढ़ाएं। तो होपफुली आप लोगों को मैं बैच में देखूंगी। सो सी यू देयर, बाय बाय, एंड जस्ट इफ एनरोल करना चाहते हैं तो आपको पता है क्या क्या यहाँ पर है। चलिए तो नेक्स्ट सब्जेक्ट, अरे मैम अंजलि कौशिक मैडम है, आइए मैम। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको 1 मिनट पूरा दिया जा रहा है, और आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि बैच यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है 24/7 की साइट पर। उसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक नेट क्रैकर सीरीज़ लॉन्च करी थी। मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं जो मेरे पेड बैच से भी नहीं थे, उनके नेट क्रैकर सीरीज से मैसेज आ रहे हैं कि हमारा पीएचडी या फिर नेट जो है वो क्वालिफाई हो गया है। एक बच्ची थी जो रिजर्वेशन जी, से बिलोंग कर रही हाँ थी, जी, हाँ जी। उनका तो इनफैक्ट जेआरएफ हो चुका है अरे भाई बहुत सिर्फ बढ़िया। नेट क्रैकर सीरीज और से। ये बच्चों को भाई ये पेड नहीं था, ये फ्री था, यूट्यूब पर था। ये सारा यूट्यूब जी, का हाँ कंटेंट जी। था। तो ऑब्वियसली देखो, कंटेंट प्रोवाइड करना एक टीचर की ड्यूटी है, बट अगेन रिजल्ट हमेशा आपके अंदर ही लाई करता है। मगर आप अपने हिसाब से ही वो चीज़ बता पाओगे, अपने कैलिबर के हिसाब से। जितनी तैयारी आप करोगे, रिजल्ट आप ही डिसाइड करने वाले हो। तो कंटेंट मैंने सभी बच्चों को सेम दिया है नेट क्रैकर में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हजारों बच्चों ने सीरीज देखी है, बहुत हिट सीरीज गई है, लेकिन सिलेक्शन कितने बच्चों का हो गया है सिर्फ उस सीरीज से। और पेड में भी सर सिमिलर चीज़ है। पेड में क्या है, कंटेंट सबको सेम जा रहा है, लेकिन रिजल्ट उसी बच्चे का आएगा जो बच्चा खुद मेहनत करने के लिए तैयार है। तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो लिस्टेड है यहाँ पर कि क्या कहते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, क्विक रिवीजन है, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, और ग्रुप पर मैं हर टाइम एक्टिव रहती हूँ बच्चों को आंसर करने के लिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच सर नेक्स्ट सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये है, देखिए तो सबसे पहली बात तो ये है प्यारे विद्यार्थियों, हम सब लोगों ने इतना बड़ा जो सेशन आप लोगों के लिए किया, इसके लिए आप लोगों को कुछ उपहार भी देने थे और क्या आप लोगों को बताना था। देखिए अब तक का मुझे लगता है यूजीसी नेट के इतिहास का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप है आप लोगों के लिए। और ये क्यों है, क्योंकि यदि आप इसमें एनरोल करते हैं तब आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों को एनरोल करके आपकी वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा होगी इसमें, और आपका जो है प्राइस भी जो है आपको कम। सर जी सर, मशरूर सर, आप प्रकाश डालिए। सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन एक चीज जहां से वैलिडिटी अवेल होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ। सर हमने सब कुछ बताया था, हम भूले नहीं थे, हमने आपके लिए रखा हुआ था। जी सर। तो ये कोड जो कि अभी अनवील नहीं किया गया है, इसका कोड आप लिख लीजिए WU77 WU77। तो सर ये कहीं पर हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सर WU77। ठीक है। W का मतलब है V, U का मतलब है आप लोग, और हम दोनों साथ साथ हैं। हाँ ठीक है सर। WU77। ठीक है, चलिए जी। तो अभी तक हमने देखा कि जो प्रोफेसर्स की बात थी और जो हमारे कोर्सेज लाइव हैं और दिसंबर की जो स्ट्रेटेजी थी, पेपर 1 में क्या करना होगा, पेपर 2 में क्या करना होगा, उन सब पे चर्चा हो चुकी। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि आपका रिजल्ट आया, नेट क्लियर हुआ, आपने एडमिट कार्ड, आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया, फर्दर स्कूल में, फर्दर कॉलेज में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, पीएचडी आपने कंप्लीट कर ली। ठीक है, यहां तक का तो बहुत सारे लोग आपका साथ देते हैं, लेकिन इसके आगे क्या?
ठीक है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, हमारी टीम ने अड्डा 24/7 ने आपके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है। आई गेस 4-5 दिन पहले शुरू किया है और इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो भी मैं बताऊंगा, वो भी अभी स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं उसके बारे में। जो प्रोफेसरशिप की जो स्पिरिट है जिसकी हम बात कर रहे थे शुरुआत में ऐश्वर्या मैम ने भी, और जब मैं आया था तो मैंने बताया था कि एट द एंड ऑफ द सेशन हम पहुंचेंगे उस स्लाइड पर जहां पे हमने इन सारे ही प्रोग्राम्स को इंक्लाइंड किया हुआ है कि क्यों हम ये सेशन कर रहे हैं। एक तो आपको ये सारी बातों से अवेयर कराना था, दूसरा उस जगह तक पहुंचाना था जहां पे आप अपने आप को असहाय महसूस ना करें, हेल्पलेस महसूस ना करें, क्योंकि बहुत ऐसे वक्त आते हैं कि आप एक स्टेज के बाद पीएचडी कर लिया आपने, सब कुछ हो गया, सक्सेसफुली पीएचडी कंप्लीट कर, लेकिन अभी भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जहां पे एक रिसर्च स्कॉलर को खरा उतरना होता है, चाहे वो पेपर पब्लिकेशन हो, चाहे वो इंटरव्यू में अपीयर होना हो, चाहे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी हो, चाहे वो रिसर्च प्रपोजल तैयार करना हो, चाहे वो पीडीएफ के लिए अप्लाई करना हो, विच इज पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। 3, 4, 5 और इसके अलावा भी बहुत सारे जो वर्टिकल्स हैं वहां पे आप स्ट्रगल करते हो। तो इस स्ट्रगल को हम कैसे अनचेंड कर दें, इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। वहां तक पहुंचने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं शाहाना मैडम का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं कि उनका इससे रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने बोला कि पीएचडी भी कर लेते हैं, मैं तो ऐसी कैंडिडेट हूँ कि मुझे पीएचडी करने में ही डजन्स ऑफ डाउट थे, है ना, कि आपने क्या कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आप घर पे खुश बैठे हो कि चलो ठीक है पीएचडी करनी है। बट व्हेन यू एक्चुअली एंटर इनटू दैट फील्ड, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, पहले तो भाई आपके लिए यही मुश्किल हो जाता है कि आपको जाना है यूनिवर्सिटी में, इंटरव्यू देना है, एक पैनल ऑफ पीपल के सामने बैठना है, उनके सामने जवाब देना है, एंड वो जवाब ऐसे नहीं रहते हैं कि आपने पूछा मैं खुशी खुशी जवाब दे रही हूँ, रैपिड फायर खेलते हैं अब भाई उसमें वो ये लोग। होता है Yes. आपने ये टॉपिक चुना, क्यों आपने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आप पीएचडी ही क्यों करना चाहते थे। आपसे पहले भी ये टॉपिक हाँ, क्या आप उनसे लगते हाँ, ये अभी आपसे पिछला जो कैंडिडेट आया था उसका भी ऐसा ही टॉपिक था। भाई आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स से किया, मेरे साथ तो ये आता है कई बार मैंने, हाँ आपने फिजिक्स से बीएससी किया, फिजिक्स से आप एमएससी हो, आपने फिर बीएड एमएड क्यों लिया, और आप फिर बीएड एमएड लिए भी तो आप पीएचडी तो फिजिक्स में कर सकते थे। यहां पे आप बहुत सारे अन्यत्र सवाल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब नहीं मिल पाते। सर ये थोड़ी सी मैं, जब हम पीएचडी के लिए कोई इंटरव्यू देने जाते हैं पैनल के सामने, तो उससे पहले कैंडिडेट को लगता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आया हूँ। उसके बाद आप उनके सामने जाके सीना चौड़ा करके कहते हैं सर मैं ना इस सब्जेक्ट को, मैं अरस्तु को बता सकता हूँ, मैं शेक्सपियर को बता सकता हूँ, हिंदी वाले कहते हैं सर मैं प्रेमचंद के बारे में बहुत जानता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट वाले। लेकिन जब आप एक शब्द बोलते हैं इंटरव्यूअर के सामने, आपने बोला ए से है लेकिन बी सी डी वो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं सर, डेफिनेटली पूछेंगे तब आपको एहसास होता है कि ज्ञान अभी संसार में बचा हुआ है। तो इन नटशेल अगर हम बात करते हैं तो समराइज फॉर्म में अगर आप एक लाइन में मुझसे कुछ पूछो तो ये कह सकते हैं ये स्ट्रगल ये कुछ भी नहीं है जो आप अभी कर रहे हो। असली स्ट्रगल, असली हसल आपका तब शुरू होगा जब आप पीएचडी का फॉर्म भरते हो, क्योंकि इस एग्जाम तक तो सभी आपका साथ दे देंगे। हाँ। यहाँ तक क्वालिफाई करने का साथ तो आपको सभी चैनल से मिल जाएगा, पर उसके आगे क्या, ये इनिशिएटिव अड्डा 24/7 आपके लिए ले रहा है कि भाई आप इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, अब पीएचडी करनी है, कहाँ से कैसे एनरोल करना है, कैसे वैकेंसियां देखनी है। देखो भाई पहली बात तो आपको वैकेंसी देखने की भी जरूरत नहीं है। अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म इटसेल्फ जो चैनल आपके लिए लॉन्च कर रहा है, वहां पे हम वैकेंसी खुद ब खुद आपको बता देंगे। अच्छा ये आया कहां से, ये थॉट आया कहां से, कहीं से भी आ सकता था। ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो फैकल्टी है ना ये कहीं ना कहीं रिसर्च में इन्वॉल्व है, कोई पेपर लिख रहा है, किसी की पीएचडी हो चुकी है, कोई अभी ऑनगोइंग पीएचडी में है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। यहां से ये सवाल एराइज होते हैं, ठीक है, और यहां से हमें एक जरूरत महसूस हुई कि हम आपके सामने लेके आए ये जो आपके सामने विच इज स्कूल ऑफ प्रोफेसरशिप। अभी आपको यहां पे 787 सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे, मगर अभी तो ये चूंकि पुराना लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 24 घंटे पहले की स्लाइड बनी हुई तब का है। अब ये 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, 4 वीडियोस पड़ गई और जो चारों हैं ट्रिमेंडस वीडियोस हैं। गवर्नमेंट जॉब आफ्टर यूजीसी नेट, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट नॉलेज और उस पे कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ ये बात नहीं आती कि आप अंग्रेजी बोल लो, बहुभाषी हो, हिंदी भी बोल पाते हो, तो क्या हिंदी में आप सही वर्तनियों के साथ बोल ले रहे हो, सही व्याकरण का प्रयोग कर ले रहे हो, ये चीजें आती हैं। अगला है
कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्या पीएचडी ओनली वाले ही बन पाएंगे, क्या नेट वाले भी बन पाएंगे, क्या जो बच्चा डिस्टेंस से पीएचडी कर रहा है वो बन पाएगा। इस तरीके के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। आप देख भी सकते हैं, योर गेटवे टू एकेडमिक एक्सीलेंस। एंड यहाँ पे ही नहीं रुकने वाला है इस चैनल का स्कोप। आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कैसे लिखोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, आपको पब्लिश करवाना है, कैसे पब्लिशिंग का प्रोसीजर जाता है, आपको जेआरएफ के पैसे अवेल करने हैं, कैसे करते हो, कौन से फॉर्म भरते हो, ईच एंड एवरी डिटेल एसोसिएटेड जितनी भी होने वाली है एग्जाम की बाद की कार्यवाही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, है ना शिवम सर? हाँ बिल्कुल, मैं तो केवल सर यही कहूंगा, ये क्रांति है यूजीसी नेट के क्षेत्र में। ये ऐसा मतलब होता ना कि ना भूतो ना भविष्यति, ना तो अब से पहले ऐसा हुआ था, ना अब के बाद ऐसा होगा, और अगर अब के बाद होगा तो इसकी नकल ही होगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। हम सबसे पहले आप लोगों के सामने देखिए, आसान भाषा में समझिएगा, यूजीसी नेट का मतलब क्या है कि आप एलिजिबल, आप जावेद सर बता रहे थे अभी आप लोगों को कि आप एलिजिबल हैं किस चीज के लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सर बने कैसे, उसके बाद आपका साथ हमसे छूट जाता था, तो अब हम आपका हाथ कैसे पकड़ें, तो आप, हाँ, आपका हाथ पकड़ने के लिए हम लोगों ने चैनल बनाया। अब इस चैनल को हम सर बच्चे तक पहुंचेगा कैसे, क्या बच्चे सर्च करेंगे, या कुछ डिस्क्रिप्शन का आइडिया है, या फिर कुछ कमेंट का, आपकी सहूलत के लिए हम हमेशा जब भी कोई इनिशिएटिव होता है, कोई स्कीम आती है, कोई फॉर्म आता है, तो बजाय इसके कि आप इधर उधर भटके, मुझे यहां से अभी वो दिख भी रहा है लिंक, ठीक है, जी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपको यहां पर कहीं पे बिना किसी स्पीड ब्रेकर के आप डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच जाओगे। कुल मिला के बात ये, जहां पे आपकी प्रिपरेशन खत्म होती है और जहां से आपकी एकेडमिक जर्नी शुरू होती है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। सेशन को 1 घंटा हो चुका है, इसलिए आप इसमें घंटी वाला बटन दबा दें, हाँ, घंटा दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि प्रोफेसरशिप की स्पिरिट पे मबनी था, और साथ ही साथ लॉन्च एक तरीके से ये भी था कि इसको पूरी तरीके से आपके सामने लेके आया जाए। इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, जैसे आपने हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को प्यार दिया है, ये भी आपकी प्यार का हकदार है, क्योंकि यहीं से आपकी गाड़ी शुरू होगी। हमारे फैकल्टीज जो मेहनत करते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव से, यहाँ पे वो बातें लेके आ रहे हैं जो आपको एकेडमिक जर्नी के लिए जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फिलहाल कुछ कहना चाहेंगे आप सर? मैं बात खत्म कर रहा था, अगर आप कहो तो नहीं, आप कहो तो मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद आप खत्म कर लीजिएगा। मैं खत्म ही की बात आ रहा की बोल रहा था। तो श्री इति करते हैं इस बात से, इस सेशन को मैं यहीं पे अब रोकने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं, लेकिन ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी। एक शेर मुझे याद आ रहा है, जाते जाते आपके नजर ये करता जाता हूं, क्योंकि ये आप ही के लिए है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि हाथ की लकीरों में फैसले नहीं होते, हाथ की लकीरों में फैसले नहीं होते, अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। शुक्रिया। आपको कुछ कहना है सर? सर आपने मुझे निशब्द कर दिया, और मैं बच्चों से यही कहूंगा कि जो सर ने कहा है वही सत्य है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।